छह कार्यबलों की रिपोर्ट के आधार पर टीआईजी 6G द्वारा भारत 6G विजन दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2023 में जारी किया गया था। इस विजन दस्तावेज में भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी की डिजाइन, विकास एवं तैनाती में अग्रणी योगदान के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस विजन दस्तावेज में भारत 6G मिशन को लॉन्च किए जाने का उल्लेख किया गया है। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया गया है, यानी पहला चरण 23 से 25 तक जो कि 2 वर्ष का है, और दूसरा चरण 25 से 30 यानी कि 5 वर्ष का है। उल्लेखनीय कि छठी पीढ़ी को बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया। सागर संपर्क 12 जुलाई 2030 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इस प्रणाली का उद्घाटन क्षेत्रीय पर्यटन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यानी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। उल्लेखनीय कि DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। DGNSS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा एवं नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए समुद्री सहायता की अंतर्राष्ट्रीय संघ ये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क का प्रमुख उद्देश्य GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार करना। यह सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। इससे पोतों की सुरक्षित और कुशल कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक स्थायी रोबोटिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ध्यान रहे कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक स्थायी आत्म रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार यानी तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत राज्य द्वारा रोबो पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो परीक्षण सुविधाओं, सहकार विकल्पों और सह उत्पादन निर्माण भी सुसज्जित होगा। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के पूर्व आय फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, जिसमें शामिल है ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क 2018, ड्रोन फ्रेमवर्क 2019, AI फ्रेमवर्क 2020 और क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क 2021। विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह सहायता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि यह विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। उल्लेखनीय इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के बाद किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक भी पेश किया है। इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित है। यह पौधों की उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय है और इसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की संकल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पारंपरिक DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट से सस्ता है। नैनो DAP तरल जैविक रूप से प्रयोग के लिए सुरक्षित है और इससे मृदा जलवायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। इसमें पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने में यह मदद करेगा। उल्लेखनीय कि DAP अवशेष मुक्त हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है।
इफ्को ने नैनो डीएपी उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के पारादीप में ऐसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क यानी कि विज्ञान पार्क की आधारशिला रखी गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल साइंस पार्क योजना की परिकल्पना एक बहुविषयक क्लस्टर आधारित इंटरैक्टिव इनोवेशन जोन के रूप में की गई है, जो कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन की अवधि 23-24 से 30-31 तक है। इस मिशन के तहत 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों के विकास किया जाएगा। इन क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक होगी। ये क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे सुपर कंडक्टिंग एवं फोटोनिक प्रौद्योगिकियों में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 विषयगत केंद्र की स्थापना शामिल है। ये केंद्र देश के शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ये 4 निम्नलिखित हैं। एक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। याद रहे कि गुजरात में ग्रेट कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। यूरेनियम 241 का जो नया समस्थान है। हाल ही में जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की। यूरेनियम का एक नया समस्थानिक पूर्व में अज्ञात था। इस नए समस्थानिक का जो परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है। यूरेनियम के इस समस्थानिक में यूरेनियम 241 का नाम दिया गया है। इस समस्थानिक की खोज से संबंधित फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। यूरेनियम 2041 की खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सीलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 241 में प्रोटॉनों की संख्या 92 जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 149 है। वर्ष 1979 के बाद यह पहला अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। यूरेनियम 241 यूरेनियम की दूसरी सबसे भारी समस्थानिक है। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है और यह यूरेनियम समस्थानिकों की तरह से यूरेनियम 241 भी रेडियोएक्टिव है और ये समय के साथ विकसित हो जाते हैं। सैद्धांतिक गणनाओं के अनुसार यूरेनियम 241 की जो अर्ध आयु 40 मिनट अनुमानित है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। इसमें यह टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। ज्ञात रहे कि ARIS भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित यह स्वायत्त संस्था है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप की डिजाइन और निर्माण बेल्जियम एवं में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डी लीज ने किया था। ILMT में भारत में एरियस, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड में पोजनोंग वेधशाला, उज़्बेक विज्ञान अकादमी का उलुगबेक
खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, ऑर्क विश्वविद्यालय और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय आदि सहयोगी के तौर पर शामिल है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी यानी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 का जारी किया गया। WAQR 2022 31 देशों के 7,323 शहरों के आंकड़ों पर आधारित है। WAQR 2022 के अनुसार वार्षिक औसत वायु सांद्रता की दृष्टि से 3 देश क्रमशः यानी कि चाड, इराक और पाकिस्तान इस उपरोक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। पहले चाड, इराक और फिर पाकिस्तान, जबकि गुआम इसी में 131वें स्थान पर है। इस दृष्टि से अगर भारत की बात करें तो भारत 8वें स्थान पर है। चाड की राजधानी अनजमेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बोला गया है और इसके साथ विश्व की दूसरी प्रदूषित जो राजधानियां अपने भारत की नई दिल्ली है को बताया गया है। वर्ष 2022 के मध्य दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत के हैं, 3 पाकिस्तान के हैं। गौरतलब कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर क्या है? लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। इसके साथ ही इस श्रेणी में जो राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित जो शहर है वो तारकेश्वर पश्चिम बंगाल का है। भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता के स्तर को हासिल किया, जो निम्न है यानी तारकेश्वर पश्चिम बंगाल, डिगबोई असम, अलादू तमिलनाडु और कट्टुपुली तमिलनाडु। देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र ने देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ NTPC द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप NTPC ने उत्तर कर्णपुरा संयंत्र की 660 MV की 3 इकाइयों में पहली इकाई यानी वाणिज्यिक पर संचालन प्रारंभ दिया। गौरतलब है कि उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र ने 660 MV की 3 इकाइयों की स्थापना की, जिनकी कुल क्षमता है 1980 मेगावाट। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 43 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 30 मिलियन घन मीटर पानी की बचत हो सकेगी। संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में विद्युत आपूर्ति को पूरा करेंगे। बेडिकूट विश्व का पहला मेला ढोने वाला रोबोट बेडिकूट। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट यानी बेडिकूट का अनावरण किया। केरल सरकार ने बेडिकूट को गुरुवायर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। कौन सी? गुरुवायर सीवरेज परियोजना के तहत। इसके साथ ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला जो राज्य बना। बेडिकूट का विकास जैन रोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड केरल द्वारा किया गया और अब तक बेडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में 9 को पूरा कर लिया है।
जिसमें लक्ष्य 3 को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य 4 है जो गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 6 स्वच्छता एवं साफ पानी, लक्ष्य 8 है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, लक्ष्य 9 है उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना, लक्ष्य 10 है असमानता में कमी, लक्ष्य 11 है सम्मानीय शहर और समुदाय, सम्मानीय उपयोग और उत्पादन, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं।